हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन पॉइंट में। तो गाइस, आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन, ठीक है, जनरल साइंस का देखने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है साउंड एंड वेव्स। तो यहाँ पे हम वेव्स की यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए, मैकेनिकल वेव्स हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। आपकी मैकेनिकल वेव्स में आती हैं ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, उनके बारे में भी यहाँ पे जानकारी लेंगे। और साउंड से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, हम उनको कवर अप करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे। अभी तक आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ द चैनल। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं ध्वनि, ठीक है, शुरू करते हैं ध्वनि। देखिए, ध्वनि एक क्या है, एक वेव है। आपका जो साउंड है क्या है, एक वेव है। वो कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमने यहाँ पर जिक्र कर ली। ध्वनि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब यहाँ पे देखने वाले हैं हम कि आपकी जो तरंगे हैं यानी वेव्स हैं कितने प्रकार की होती हैं। तो आपकी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ वेव्स। कौन कौन सी हैं? मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। यांत्रिक तरंगें और अयांत्रिक तरंगें, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जानकारी लेते हैं यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं, ठीक है, और कौन कौन सी होती हैं। देखिए, ये तरंगें वो होती हैं जिन्हें संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि साउंड वेव्स, ठीक है, जिन्हें संचरण करने के लिए, जिन्हें चलने के लिए, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी मीडियम, किसी माध्यम की आवश्यकता हो, ऐसी तरंगों को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैकेनिकल वेव्स के टाइप्स देख लेते हैं। टू टाइप्स हैं मैकेनिकल वेव्स के। कौन से हैं? एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग है ट्रांसवर्स वेव्स, एंड अनुदैर्ध्य तरंग है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो देखिए, लॉन्गिट्यूडनल जो वेव है वो है आपकी क्या? साउंड वेव, ठीक है। कौन सी है? साउंड वेव। अब यहाँ पे तरंग के बारे में जानते हैं पूरा स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो देखिए, तरंग है यांत्रिक वेव और अयांत्रिक वेव, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब यहाँ पे देखिए, यांत्रिक तरंगे हैं वो दो प्रकार की हैं, अनुप्रस्थ तरंगे यानी ट्रांसवर्स वेव्स एंड अनुदैर्ध्य तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या डिफरेंस हैं। दोनों जो तरंगे हैं उनकी प्रॉपर्टी में क्या क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। कौन कौन सी में? एक ट्रांसवर्स वेव्स एंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब देखिए, डिफरेंस देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज में। तो ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में यहाँ बात करते हैं, ये क्या होती हैं, तो हम इन्हें जान लेते हैं। माना कि कोई एक तरंग है, ठीक है, सपोज करते हैं कि कोई एक तरंग है वो माध्यम से जा रही है। तो इस माध्यम में जो कणों का मूवमेंट है, जो कणों का जो मूवमेंट है, जैसे यहाँ पे ये कण है, माध्यम में कण है, ठीक है। अब क्या है? लंबवत हो रहा है, ऐसी वेव को हम अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं, ठीक है। लंबवत हो रहा है, इन तरंगों के लंबवत हो रहा है, ठीक है। तो अब ऐसी तरंगों को क्या कहेंगे? ऐसी तरंगों को कहेंगे हम ट्रांसवर्स वेव्स। अब देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे उदाहरण की बात करते हैं। ये ठोसों में और द्रव की सतह पर संचरित होती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बन जाता है, इसे ध्यान में रखना कि आपकी जो ट्रांसवर्स वेव है वो कहाँ पे? ठोसों में और द्रव की सतह पर ये उत्पन्न होती हैं। देखिए, अनुप्रस्थ तरंग यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। देखिए, ये आपके कण है, माध्यम के कण। अब इसकी डायरेक्शन जो होगी इधर की तरफ है, ठीक है ना। अब ये लंबवत हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आपके माध्यम के कण हैं उनकी लंबवत ये गुजरती हैं, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं, इनके बारे में पूरी हम जानकारी गेन करेंगे यहाँ से। सपोज करते हैं कोई तरंग है, ठीक है, कोई तरंग है, एक माध्यम में जा रही है। अब इस माध्यम में जो कण आवृत्ति के समांतर मूवमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। और देखिए, आप समझ गए होंगे मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आपका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये यहाँ पे माध्यम के कण हैं। अब इसके क्या है? समांतर बोल रहा है, तो इसके ये समांतर जो हैं, ये जो तरंगें होंगी, ठीक है, ये जो तरंगें होंगी वो कौन सी होंगी? आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, नेक्स्ट है आपका अनुदैर्ध्य तरंगें, जो हैं ठोस और द्रव गैसों में उत्पन्न होती हैं, तीनों में उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक है। वो कौन सी? वो ओनली ठोस और द्रव की सतह पर उत्पन्न हो सकती थी। कौन सी? ट्रांसवर्स वेव्स। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें तो ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स यानी अयांत्रिक तरंगें। इनको संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है इनको संचरण करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो आपका
प्रकाश तरंगें या रेडियो तरंगें। आपका जो प्रकाश आ रहा है, ठीक है, वो नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। अब देखिए रेडियो तरंगें हैं, वो भी आपकी नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, क्योंकि वहाँ पे माध्यम जो है उसे आवश्यकता नहीं होती है। देखिए आपकी जो रेडियो तरंगें हैं, जैसे कि आप फोन यूज करते हो, ठीक है, तो आपकी जो वेव्स आती हैं वो आयन मंडल से आती हैं। कहाँ से? आयन मंडल से। वहाँ पे आयन मंडल में छोटे छोटे कण हैं, वो आयनों के रूप में टूटे हुए होते हैं, तो वहाँ से जैसे ये वेव्स आती हैं तो वहाँ पे नहीं, माध्यम है ही नहीं है, ठीक है, शांत बिल्कुल है। तो इन्हें जो है चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ यही आपने बताया गया है। अब देखिए ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है। अब यहाँ पे हमने वेव्स के बारे में यहाँ पे जानकारी पूरी प्राप्त कर ली है, जहाँ तक हमने कोशिश की। अब यहाँ पे हम जानकारी लेंगे कि आपकी जो साउंड है, साउंड के बारे में पूरे यहाँ पे ऑपरेशन करने वाले हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इससे इंपोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए वस्तुओं में कंपन से उत्पन्न होती है, जैसे कंपन होता है, ठीक है, तो आपकी क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि जैसे किसी रस्सी है, ठीक है, रस्सी को तान के आप ऐसे झटका मारोगे तो क्या होगा, उसमें से उसके पास जाके अगर आप ध्यान से सुनोगे तो उसमें एक ध्वनि सी उत्पन्न होगी, यानी कंपन से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या पॉइंट बन सकते हैं। ध्वनि किसी भी माध्यम में गमन कर सकती है, ठीक है, लेकिन माध्यम होना चाहिए आपका। देखिए यहाँ पे माध्यम क्या क्या बताया गया है। आपका एयर हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, ठीक है। अब देखिए आपकी जो ध्वनि है एयर में, सॉलिड में, लिक्विड में, तीनों में गमन कर सकती है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको कि आपकी जो ध्वनि है उसकी चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, आपकी होती है ठोस में, ठीक है ना। आपके जो जितनी भी सॉलिड्स हैं उसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, उसके बाद आपकी लिक्विड्स में होती है, ठीक है, और उसके बाद होती है आपकी एयर में। तो देखिए आपकी जो सॉलिड्स में आपकी ध्वनि की चाल है वो लगभग होती है 5100 मीटर पर सेकंड होती है लगभग। और आपकी जो लिक्विड में है वो ऐसा ही 1400 के लगभग होती है मीटर पर सेकंड। और आपकी एयर में होती है 332 मीटर पर सेकंड। तो देखिए यहाँ पे आप ज्ञात कर सकते हैं कि सॉलिड्स में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन निर्वात में यानी वैक्यूम में ये गमन नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये आंतरिक तरंग के अंदर नहीं आती हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपका जो वैक्यूम है, वैक्यूम उसमें ये गमन नहीं कर सकती हैं, मैंने बताया इनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। देखिए आवृत्ति के आधार पर तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो आवृत्ति है उसके आधार पर तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन सी ये हैं, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए वह एक वेव है जिसकी आवृत्ति अगर 0 हर्ट्ज से, देखिए आवृत्ति का अगर मात्रक की बात करें तो वो हर्ज होता है, एच, ठीक है, हर्ज होता है। अब यहाँ पे आप समझने में आसानी होगी, वह एक वेव है जिसकी आवृत्ति 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक की है। तो यहाँ पे आपको सुनाई नहीं देगा, इंसान को यहाँ पे सुनाई नहीं देता है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी जो वेव है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो इस स्थिति में क्या होता है, इंसान को पूरी तरह सुनाई देता है, ठीक है। और इसी क्राइटेरिया में कोई भी मनुष्य किसी भी ध्वनि को सुन सकता है, ठीक है। अब देखिए तीसरे प्रकार की जो वेव हैं उनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसी भी वेव्स को हमारा जो इंसान है, हमारे जो कान हैं उनको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, उनको सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। तो देखिए कोई इंसान वही तरंग को सुन सकता है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, याद रखना है इसे। अब देखिए इसके अलावा जो 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक की आवृत्ति है, ठीक है। अब क्या होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर तक की जो वेव को भी हम इंसान नहीं सुन सकते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की है उसे भी नहीं सुन सकते हैं। 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में है उसे भी हम नहीं सुन सकते हैं। ऐसा माना जाता है, कई प्रयोगों के द्वारा बताया गया है कि आपके जो डॉग होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में वो उन तरंगों को सुन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट की बात करते हैं। 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज की वेव को इंफ्रासोनिक वेव बोला जाता है, ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव, ध्यान रखना इसे। 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज की बीच की जो वेव हैं उनको इंफ्रासोनिक
वेव बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इंफ्रासोनिक वेव के यहाँ पे बताया गया है 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक, आप देख ही चुके हैं पहले ही। अब देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति जिसे मनुष्य सुन सकता है उसे क्या बोलते हैं हम? ऑडिबल वेव। क्या बोलते हैं? ऑडिबल वेव, क्योंकि हम उसे सुन सकते हैं। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में। अब देखिए यहाँ पे ऑडिबल वेव को आप दिखाया गया है ईयर के माध्यम से, तो क्योंकि हम इंसान इसे सुन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 20,000 हर्ट्ज से उससे ऊपर अगर कोई आवृत्ति है, ठीक है, किसी वेव की, तो क्या होता है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव के नाम से। ठीक है, किस नाम से? अल्ट्रासोनिक वेव के नाम से उन्हें जानते हैं। 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में हो तो उसे इंफ्रासोनिक वेव, अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में अगर कोई आवृत्ति है तो आपका उसे जानते हैं ऑडिबल वेव के नाम से। अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की अगर आवृत्ति है तो उसे अल्ट्रासोनिक वेव के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। ध्वनि की चाल मैंने आपको पहले बता ही चुका हूँ। क्या होता है कि ठोसों में सबसे ज़्यादा होती है, द्रव में उससे कम होती है, गैस में सबसे कम होती है। ठीक है, और ये याद रखना। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्या बनते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में यहाँ जानकारी लेते हैं। अगर कोई वेव है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर कोई वेव है, उस वेव को हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेज आते हैं, ठीक है, हम उन्हें जानकारी लेते हैं यहाँ से क्या क्या चेंजेज आते हैं। मान लेते हैं कि एक माध्यम है और दूसरा माध्यम है, तो पहला अगर माध्यम जान लेते हैं, पहला ठोस माध्यम है और दूसरा है वो आपका गैस है। यहाँ से आप जान लीजिए। ठीक है, मीडियम 1 है, ये आपका सॉलिड है, दूसरा ये है आपका गैस है। अब क्या है, एक सॉलिड से अगर गैस में अगर इसको जाने दें तो इसकी जो आवृत्ति है, आवृत्ति चेंज नहीं होगी और इसका सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसकी आवृत्ति चेंज नहीं होगी। किसी भी तरंग के एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। आवृत्ति नो चेंज होती है, इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो भी बदल जाती है लेकिन आवृत्ति नो चेंज होती है। ठीक है, ध्वनि की चाल पर भौतिक राशियां जैसे दाब ताप का अगर प्रभाव देखें तो क्या, जैसे कि दाब बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए या ताप बढ़ा दिया घटा दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए समान ताप पर गैसों में ध्वनि की चाल पर दाब को बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आप दाब कितना भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ठीक है, आप दाब कितना भी घटा सकते हो बढ़ा सकते हो, ध्वनि की जो तरंगे हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब टेम्परेचर की बात करते हैं, माध्यम का अगर ताप बढ़ा दें तो ध्वनि की चाल क्या है, वो भी इंक्रीज हो जाती है, वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी लेते हैं, ध्वनि के लक्षण क्या क्या हैं। देखिए इंटेंसिटी की बात करते हैं, तीव्रता। देखिए ध्वनि की जो तीव्र सुनाई देना, अगर कोई ध्वनि है ज़्यादा तीव्र सुनाई दे रही है उसे हम ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। अब देखिए ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, उसे हम डेसिबल कहते हैं। ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, डेसिबल ध्यान में रखना। अब देखिए तारत्व क्या है, तारत्व बड़ा इंटरेस्टिंग है। ध्वनि का मोटा या तीक्ष्ण होना तारत्व कहलाता है। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट दिया गया है, तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति ज्यादा मतलब ध्वनि का तारत्व ज्यादा। देखिए अगर आपकी जो फ्रिक्वेंसी अगर वो ज्यादा होगी तो आपकी जो पिच है वो भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं, क्योंकि आपकी जो गर्ल्स होती हैं एंड बॉयज, गर्ल्स एंड बॉयज, तो देखिए गर्ल्स की जो आवाज़ है वो कैसी होती है, कैसी होती है, उनकी जो तीव्र होती है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए गर्ल्स की जो वॉइस है उसका क्या होता है, तारत्व यानी पिच ज़्यादा होती है लड़कों की अपेक्षा में, बॉयज़ की अपेक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं इसे। अब देखिए डॉपलर इफेक्ट के बारे में यहाँ पे जानेंगे कुछ। तो डॉपलर इफेक्ट है क्या, श्रोता और स्रोत के बीच में आपेक्षिक गति है जो आवृत्ति बदलती प्रतीत होती है। अब देखिए कोई स्रोत है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो है रेल है, यहाँ पे दिया गया है रेल का इंजन, और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है लिसनर। अब देखिए क्या होता है कि इसके हॉर्न के बीच में और लिसनर के बीच में कोई ना कोई त्रुटि आ जाती है, कोई ना कोई कमी आ जाती है, यानी आवृत्ति चेंजेबल दिखने लगती है। तो इस को ही हम इस इफेक्ट को ही डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए नोट पॉइंट में मोस्ट इंपोर्टेंट दिया गया सोनार के बारे में। देखिए सोनार एक तकनीकी है, मैं पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे कई वैज्ञानिक यंत्रों के बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा की है विद डायग्राम। ठीक है, तो देखिए एक तकनीकी है सोनार, जिसमें क्या होता है कि अगर आपके समुद्र के नीचे कोई भी
वस्तु अगर खो जाती है या जहाज़ वगैरह बैठ जाता है या पनडुब्बी वगैरह गुम हो जाती है, तो उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, उसके माध्यम से उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आशा करता हूँ आपकी वीडियो यहीं पे समाप्त हुई। आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।